नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। आज हम ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। संवेग संवेग आपको हमेशा पता है कि संवेग कहीं ना कहीं इमोशंस को कहते हैं, और संवेगात्मक विकास आप सभी जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है कि मैकडूगल साहब ने दिया था। ठीक है, अब बात आती है क्या आत्म चेतना को, आत्म नियंत्रण या आत्म प्रेरणा को, सिंपल सी बात है कि आत्म अनुभूति को ये बालक को अभ्यास करवाते हैं। यानी कक्षा में अगर बात हो टीचर की तो अभ्यास कराना चाहिए, जिससे वो स्वयं की अनुभूति करें। आत्म चेतना आत्म नियंत्रण की बात नहीं होती है मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। ये कल डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो आगे की तरफ चलेंगे वीडियो में। 32 स्क्रीन पर ये रहा। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। शिक्षण का वह प्रतिमान, जो क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट की तरफ आपको स्टार लगा दें वो अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, और इसमें कहा है कि शिक्षण का वह प्रतिमान, शिक्षण क्या होता है? जो शिक्षक के द्वारा पद्धति उपयोग की जाती है बच्चे को पढ़ाने के लिए, शिक्षक के द्वारा या शिक्षिका के द्वारा। तो कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती है? संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। ये प्रतिमान के बारे में हम क्या कहते हैं? इनको हम रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, रिजल्ट कहते हैं। प्रतिमान के बारे में एक आपकी स्पेशल वीडियो डिस्क्रिप्शन में आएगी। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो केवल अभी आंसर जान लीजिएगा। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान होता है। आगमन बड़ी कक्षा में इंपॉर्टेंट है। विकासात्मक की कोई बात नहीं है, क्योंकि विकासात्मक शिक्षण शिक्षक की पद्धति से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको शिक्षण देना है छात्र को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर संप्रत्यय संप्राप्ति। दिमाग में एक संप्रत्यय, संप्रत्यय क्या होता है? एक इमेज। ठीक है, फोटो को ही हम संप्रत्यय कहते हैं, दिमाग में ये रखना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 33 क्वेश्चन देखिएगा। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या है? आप एक टीचर हैं और आप चाहते हो कि बच्चा नियमित विद्यालय आए। देखो, आजकल के जो विद्यालय हैं वो शिक्षक क्यों परेशान है? शिक्षक इसलिए परेशान है कि बच्चों की उपस्थिति नहीं है। जितनी रजिस्टर में उपस्थिति है उतनी एक्चुअल में उपस्थिति नहीं है। तो आखिर करना क्या पड़ेगा? क्या जुर्माना लगाओगे? क्या आप डांटोगे, आलोचना करोगे? तो सबसे बेस्ट आंसर प्रोत्साहन है। बच्चे को प्रोत्साहन दो कि आप ये चीज कर सकते हो, और बच्चे के अभिव्यक्ति को सर्वोपरि आपको रखना है। यानी बच्चा केंद्रित आजकल कक्षाएं चल रही हैं, तो हमेशा याद रखना है, ना तो उसे दंड देंगे, ना ही उसे डांटेंगे, ना ही उसे आलोचना यानी जुर्माना करेंगे। उसको प्रोत्साहन से ही हम बुला सकते हैं, कोई भी हम टॉर्चर वाली स्थिति नहीं ला सकते। 34 क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो देखिएगा, अगर हम बात करें संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है साहब, तो संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य, किससे रिलेट करेंगे? संवेगों को पहचानने की क्षमता। हमें यह बताइएगा, अगर संवेग के द्वारा आप चीजों को पहचानने में अनुभूति करते हो तो रिलेट ये करेगा कि आप कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से उस चीज को परखने में, जो चीज आपने पहले देखी थी उस चीज को पहचान सकते हो। ठीक है, संवेगों को समझने की क्षमता, पहचानोगे तो समझोगे भी, इतना आपके अंतर नियंत्रण होगा। संवेगों पर नियंत्रण, अगर क्रोध आ रहा है तो क्रोध पर आपका नियंत्रण है, तो ये क्या होगा? ये आपके अंदर उतनी ही ज्यादा क्या है? उतनी ही ज्यादा बुद्धि है। ठीक है, क्रोध पर है नियंत्रण आपका, अपने संवेगों पर नियंत्रण है, तो रिलेट क्या करेगा? आपके माइंड को चेक करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि से रिलेट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि संवेग कितने होते हैं मनुष्य में, तो 14 संवेगों के बारे में बताया गया है। अगर क्रोध आएगा तो वो युयुत्सा का फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रेम की बात आएगी तो वो प्रेम का जाएगा, अगर काम की बात आएगी तो वो कामुकता पर जाएगा। ठीक है, यही होते हैं आपके संवेग, इमोशंस होते हैं, प्यार, क्रोध, यही इमोशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35। एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग से अपने अध्यापन को, देखो श्रव्य का मतलब होता है सुनना। ठीक है, और श्रव्य शिक्षण सामग्री क्या होती है? जैसे किसी भी कक्षा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक पढ़ाता है या शिक्षिका पढ़ा रही है, तो वो चाहता है कि शिक्षक प्रणाली को, शिक्षण पद्धति को हम एक बेस्ट तरीके से, हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी युक्ति अपनाते हैं कक्षा में जिससे बच्चे रुचि लें। तो वो क्या करता है? श्रव्य शिक्षण सामग्री उपयोग करता है। श्रव्य का मतलब क्या हो सकता है? जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो दृश्य भी होगा, श्रव्य भी होगा। तो क्या होगा?
तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? राइट आंसर आपका चला जाएगा सरल बनाता है, रोचक बनाता है, मनोरंजक बनाता है। भाई रोचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह पद्धति अगर कुछ आप सकारात्मक चीजें ऐड करते हो तो वो रोचक बनाती हैं। कोई भी पद्धति है वो अगर अच्छी है तो वो रोचक है, अगर वो खराब है तो फिर भैया वो निगेटिव आंसर के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया यानी जो इमोशंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे वो कौन से हो जाएंगे? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, हाँ रेडियो हो जाएगा, बिल्कुल रेडियो हो जाएगा। हाँ मोबाइल न्यूज़ रेडियो हो जाएगा, कंप्यूटर से अच्छा रेडियो हो जाएगा श्रव्य में, बहुत बढ़िया। और अगर हम दृश्य में बात करें तो ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छा होता है दृश्य का, वैसे भी बहुत सारे होते हैं। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि पर काम करने वाला था, तो संवेगात्मक बुद्धि पर काम करने वाले ये सभी थे। हार्वर्ड गार्डनर जिसमें प्रमुख थे, और उपरोक्त सभी चला जाएगा क्योंकि डेनियल गोलमैन, जॉन मेयर, पीटर सॉल्वे ने भी बुद्धि पर काम किया है। और कैसी बुद्धि? संवेगो इमोशंस वाली बुद्धि पर काम किया है। बुद्धि के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दे रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसी को पता है तो तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया है कैटल ने दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कह दूं कि पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ मैं बता देता हूं कि बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत जो हमेशा एग्जाम में ट्रेंड करता है, बच्चे कहते हैं सर सरल है, लेकिन बच्चे सरल तो कहते हैं लेकिन उनमें ऑप्शंस भी गलत आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ही आपको लगाना है। क्या सर? थॉर्नडाइक ही आपको लगाना है बहुकारक सिद्धांत। एक और याद रखना है, बहुकारक सिद्धांत के 2-3 नाम हैं। एक आपका है परमाणुवादी सिद्धांत, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैंने बहुकारक 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 रटा था, आया नहीं साला। अब यार याद रखना है, परमाणुवादी सिद्धांत को ही हम बहुकारक सिद्धांत कहते हैं, और परमाणुवादी सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत के अलावा हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। बालू में बहुत सारे कण होते हैं, तो बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत एक ही बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो भी होगा क्लियर कर लेना। तो राइट आंसर अभी फिलहाल क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। साहब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, थॉर्नडाइक की बात करी थी, और थॉर्नडाइक से ही एक क्वेश्चन ले लिया है 37। हाँ फिलिप बर्नर ने, बहुत बढ़िया, फिलिप बर्नर ने बच्चे ने आंसर दिया है ऊपर वाला। फिलिप बर्नर ने पदानुक्रमित सिद्धांत दिया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम से आपने उड़ा दिया। हाँ जी, हाँ बालू का प्रिंसिपल याद रखना है, इस बार आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि बालू का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने ही दिया है। परमाणुवादी, क्योंकि बहुत सारे परमाणु होते हैं, उसमें बहुत सारे कण होते हैं, बालू में भी बहुत सारे कण होते हैं, ऐसे ही बताए हैं कि बालू में जितने कण होते हैं, जितने असंख्य कण होते हैं, उतने ही प्रकार की बुद्धि होती है, इसलिए उसका नाम रख दिया है बहुकारक, यानी बहुत प्रकार की बुद्धि। संबंधवाद का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे आपसे पूछेगा कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। क्वेश्चन ये पूछेगा कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? मेरे भाई मेरी बात को नजरअंदाज मत करना, अगर नजरअंदाज कर दिया तो चीजें मिस हो सकती हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक से 3-4 क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है, और एक किताब पूछता है थॉर्नडाइक से हमेशा। तो याद रखना है, अभी क्या मैं बता रहा हूं इन चीज में, ये 4 डैश हैं, इस पर समझना। एक आपका संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक, एक आपका संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक, ESR थ्योरी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। और एक आपका है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। ये 4 चीजें समझ गए। अब बात आते हैं क्वेश्चन पर, बात करते हैं। क्वेश्चन पर बात यह है कि संबंधवाद के सिद्धांत में कौन सा संबंधित है? कौन सा संबंधित है? बच्चे कह रहे हैं सर डी हो जाएगा, बच्चे कह रहे हैं सर डी हो जाएगा, और बिल्कुल राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बस क्या है कि कभी कभी यहां पर अनुक्रिया होना चाहिए, कभी कभी प्रतिक्रिया होना चाहिए। फिलहाल क्या ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। याद रखना है कि ESR थ्योरी को हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन, और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, यानी अनुक्रिया होता है। जब प्राणी लक्ष्य की तरफ अनुक्रिया करता है तो बीच में बनता है अनुबंधन बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। अगर आपसे कहे कि कौन सा संबंध है उद्दीपक और अनुक्रिया, अगर यहां पर ना होता, अगर यहां पर यसार लिखा होता तो भी आप मारते, ठीक है। यसार का मतलब होता उद्दीपन और अनुक्रिया। तो ये चीजें समझ रहे हो ना। चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने बार बार बताया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए, कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए यानी मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए
कौन सा सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, तो वो भैया है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये भी चीज अच्छी तरीके से मेरे भाई समझ लेना, क्योंकि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहता है कि भाई धीमे धीमे पढ़ोगे, गलतियां होंगी चलेगा, लेकिन गलतियों से आप सीख सकते हो। 38 रहा ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जी हां, इसको उड़ा दीजिएगा, फटाफट फटाफट उड़ाइएगा इसको। थॉर्नडाइक के बारे में और हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि थॉर्नडाइक ने संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का, प्रतिक्रिया अनुक्रिया का सिद्धांत, भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत, है ना। और एक और चीज याद रखना है कि इन्होंने 2 नियम दिए थे, पहला मुख्य, दूसरा गौड़। मुख्य नियम में थे 3, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, और गौड़ नियम में थे 5। अब गाइस चलते हैं यहां पर। जी हाँ, हाँ, मंद बुद्धि। मैंने मंद बुद्धि वाले बच्चों का सिद्धांत का बताया थॉर्नडाइक। और दूसरा सिद्धांत अगर आपसे ये पूछे कि भय वाला, अगर बच्चों में भय है तो हम किस सिद्धांत से यूज करेंगे, तो भय का जो सिद्धांत होता है वो कोहलर का सिद्धांत मिटाता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, याद कैसे रखोगे? चिंपैंजी से हमें क्या लगेगा, चिंपैंजी अचानक आ जाए तो मुझे भय लगेगा, है ना। लेकिन वो संबंध आपको मैंने ट्रिक दिमाग में फिट कर दी। क्वेश्चन में बहुत बार आया है कि ये बताओ कि मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए सिद्धांत कौन सा कक्षा में कारगर रहेगा, वो रहेगा आपका थॉर्नडाइक। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भाई अगर बच्चों में भय को घटाना है, भय को हटाना है, भय को मिटाना है, तो कौन सा सिद्धांत है, तो वो कोहलर रहेगा। कोहलर ने प्रयोग करा था चिंपैंजी पर, और ये इमेजेस आपको बनानी पड़ेगी दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 38 का बोल रहे हैं बच्चे, ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। अचेतन पर ज्यादा बल दिया था। अचेतन मन हमारा ज्यादा परसेंट पर काम करता है। अचेतन, अर्धचेतन की बात करी थी, चेतन की बात करी थी, ईगो, ठीक है ना, इड, ईगो, अहम की बात करी थी। ये सारी चीजें क्या है, इड, ईगो, सुपर ईगो की बात करी थी। तो ये चीजें क्या हो जाएगा सर, यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनेगा, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। क्वेश्चन क्या बनेगा, ये किसने कहा था कि जो बच्चा स्टार्टिंग के 4 से 5 वर्ष होते हैं उसी में जो बच्चा होता है वो सब कुछ बन जाता है, तो ये भी सिगमंड फ्राइड ने ही कहा था। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि पागलों पर अध्ययन किसने किया था, तो पागलों पर अध्ययन किया था हमारे सिगमंड फ्राइड ने किया था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। अचेतन मन पर ज्यादा बल दिया था। अचेतन मन हमारा सक्रिय ज्यादा रहता है। दिमाग 39 पर लगाइएगा। क्वेश्चन रहा ये, समय दीजिएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आप सभी को एक बार जय हिंद। फोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर 39, फोड़ दीजिए इसको। जी हाँ साहब, अगर हम बात करें, क्या सर, अगर हम बात करते हैं 39, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं खाता है। किशोरावस्था एज होती है 30 से 18 में। बार बार क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए रिपीट वाले बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कह रहे होंगे सर, उबने लगा हूं, लेकिन समझो मेरी बात को, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है। तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमताओं को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता व स्मृति विस्तार पर अधिक शक्ति प्रदान होना, अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, पढ़ने में रुचि। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि पढ़ने में, यहां पर अध्ययन में प्रति गंभीर होते हैं, क्योंकि बच्चा जो इस एज में होता है 13 से 18 साल में, वो बच्चा बड़ा ही संवेग के प्रति, बड़ा ही अपने जॉब के प्रति, बड़ा ही अपनी जो है जीविका के प्रति कठिनाई झेलता है। इस क्वेश्चन के लिए किशोरावस्था को यहां पर कहा गया है कि यह किशोरावस्था बड़े ही उलझन वाली अवस्था होती है, जिसमें एक बच्चा अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की बात करता है। अब क्वेश्चन यहां से कैसे आते हैं, किशोरावस्था से क्वेश्चन एक आता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें सक्रिय मित्र बनते हैं। सक्रिय मित्र की जो अवस्था है गाइस, वो है आपकी किशोरावस्था, और एक मित्र की अवस्था है तो वो है आपकी बाल्यावस्था। तो दोनों में समझ रहे हो, सक्रिय मित्र का मतलब होता है पक्के चेला। पक्के चेले का मतलब है कि जान भी दे देंगे, और मित्र का मतलब है बाल्यावस्था जो होती है 5 से लेकर 12 साल। इसमें कहते हैं मेरे पास गेंद है, मैं तो नहीं दे सकता भाई, मैं दे नहीं सकता, तेरा गर्दन पकड़ लूंगा, है ना। ये बच्चे होते हैं, ये आपके पक्के वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जो हमने ऊपर बताया, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। सभी के मैं नाम ले लेता हूं, तब तक क्वेश्चन करिएगा। पक्के चेला बिल्कुल मोना गुप्ता, भूपेंद्र, नीतू, ऋचा, प्रियाशु और शालू मिश्रा, निर्भय, प्रिया सिंह, साथ ही साथ
शफिया, ठीक है, टेक्निकल, और सिंधु, सिद्धांशु हैं, एसपी यादव, मीना, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, प्रतिभा। अभी देखिएगा गाइस, यहां पर बात करते हैं। सर आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय, ध्यान दीजिएगा, सही तरीके से ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। कौन सा सर संप्रदाय बोल रहा है कि विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो ये दोस्तों 3 नहीं जाएगा, ये जाएगा व्यवहारवाद पे जाएगा। गेस्टाल्टवाद की बात आई थी बाद में, 1912 में बात आई थी मेरे भाई। गेस्टाल्टवाद क्या कहता है कि गेस्टाल्टवाद का मतलब आपसे पूछता है कई बार एग्जाम में, तो संपूर्ण आकृति होता है इसका मतलब। और याद ये रखना है कि गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक की बात करें तो वर्दीमर हो जाएंगे। क्या सर? वर्दीमर हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि इसमें कौन कौन से हैं, तो वर्दीमर हैं, कोफ्फा हैं, लेविन हैं, ठीक है, कुल्ट हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है आपके कोहलर हैं। तो ये चीजें आप समझिएगा। तो राइट आंसर अभी फिलहाल किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, नॉट सी। संपूर्णवाद, व्यवहारवाद के साथ जाएगा। गेस्टाल्टवाद क्या कहता है? गेस्टाल्टवाद ये कहता है कि अगर समस्या नहीं होगी तो समस्या का निदान नहीं हो सकता है। गेस्टाल्टवाद के ही तरीके पर कोहलर ने अपने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 41 आज आपको बता देते हैं यहां पर, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, देखिएगा कितना मजा आता है, कितना मजा आता है। बहुत बढ़िया। एक बार सभी बच्चे यहां पर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। लाइक वाइक नहीं आया अभी तक आपका। मनोज, शोभा, सालू, इसके साथ अंजुम है, अवनी है, सोनी है, रमा, संजय कुमार है, दीपिका, ओम प्रकाश, बहुत बढ़िया, हरिशंकर, मानवी, अमरदीप, कृष्णा, रिलू, और बिल्कुल सभी को वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 पूछ रहा है, सिंपल सी बात पूछ रहा है, किस अवस्था में बालिकाएं, लड़कियां अपने पिता के साथ प्रेम दर्शाती हैं? मतलब क्या होता है इस अवस्था में? आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछता है कि जो लड़की होती है, लड़की का मतलब गर्ल होती है, वो फादर की तरफ आकर्षित होती है, ये रियलिटी है। और जो लड़का होता है बॉय, वो मदर की तरफ। बॉय कोई भी काम करके आएगा, चाहे जितना लौंडा हरामी हो, वो क्या करेगा? बाप से पिट जाएगा, लेकिन माता उसे बचा लेगी, ठीक है? ये वर्ड हंसाने के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है? बात कर रहे हैं जीएफ का मतलब है गर्ल, ठीक है, और इधर है फादर। इधर सुनिएगा, तो गर्ल की बात अगर हम करें तो गाइज यहां पर सुनिएगा, तो क्या होता है कि इसमें पितृ प्रेम की तरफ होता है, जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं माताओं से बड़ा थप्पड़ खाती हैं, और उनको लगता है कि हमारा जो मित्र है वो पिता से बेहतर मित्र हो नहीं सकता है। स्टार्टिंग की जो एज होती है 0 स्टार्ट से 5 ईयर तक, वो राइट आंसर इलेक्ट्रा के साथ जाएगा। इसीलिए माता लड़कियों को ज्यादा पीटने के चक्कर में उनकी जो श्रद्धा है वो पिता के साथ चली जाती है, और लड़के ज्यादातर कंटाप पे झापड़ खाने के चक्कर में उनकी श्रद्धा माता की तरफ चली जाती है। तो माता की तरफ जाने से बच्चे कुछ भी अपराध कर ले, उनका बच्चा इतना प्यारा है कि भाई इतना तो सौर मंडल में कोई तारा प्यारा नहीं होगा सूर्य के लिए, ठीक है? तो जब 2 क्वेश्चन पूछे आपसे कि लड़कियां पिता के साथ प्रेम कब रखती हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लड़के माता के साथ। दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान देना। ओडिपस क्वेश्चन जब ओडिपस क्वेश्चन आए तो आपको एक लगाना है, जब पिता के साथ प्रेम माता जो है पिता के साथ, फादर के साथ गर्ल रखती है, इलेक्ट्रा हो जाएगा। बॉय के साथ जो है आपकी मदर की बात आए तो आपको जब ओडिपस लगाना है, ठीक है? तो याद रखना है, ठीक है? ये चीजें याद रखना है। ये लड़के की ग्रंथि है जो मातृ प्रेम की तरफ, इलेक्ट्रा ग्रंथि है लड़की के लिए जो पितृ प्रेम की तरफ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। 42 मजा आया? हाँ जी। पूनम नाम ले लिया है। हाँ जी। नीलम कुमारी, इलेक्टारा।
प्रिया, स्वागत है। शारदानंद, शारदानंद कह रहा है बेटा मुझसे बड़ा प्यार करता है, तुमसे ज़्यादा तुम्हारी वाइफ से प्यार करता होगा, उससे पूछ लेना, कभी भी आजमा के देख लेना। ठीक है, अभी बात करते हैं 42। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या है? वंशानुक्रम गुणे वातावरण। वंशानुक्रम गुणे वातावरण यानी अगर हम बात करें हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट दिया है, होता है आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी होता है। ठीक है, ये होता है गुणे, होता है गुणनफल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? 2 के साथ जाएगा। अच्छा, किसने कहा था कि गुणनफल होता है? ये कहा था हमारे वुडवर्थ ने। किसने कहा था सर? वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ ने एक और क्वेश्चन दिया था, एक और क्वेश्चन की परिभाषा पूछी जाती है कि ये किसने कहा था कि अधिगम एक जो सीखना होता है, सीखना एक विकास की एक प्रक्रिया है। केवल छोटी सी परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी। सीखना उत्तरोत्तर प्रक्रिया है जो स्किनर ने दी थी। फिलहाल गुणनफल हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 तरीके के बनेगा 43। जैसे अगर हमने यहाँ पर बात करी थी, 2 क्वेश्चन बना था कि बालक का वंशानुक्रम और वातावरण गुणे होता है, चलो ठीक है। दूसरा ये बना था कि ये किसने कहा था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बना था कि वंशानुक्रम गुणे वातावरण बराबर किसके होता है? पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के बराबर। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से निकाले। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। मेरा यही तो दोस्तों आपके दिमाग में सेट करने की कला है कि आपको क्वेश्चन भी कहने लगे सर बस करो, मेरे में दम नहीं रही है, तो क्वेश्चन को इतना निचोड़ दो कि भाई कहने लगे भाई सर अब माफ कर दो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल, बताओ 100 क्वेश्चन निकाल दें यहाँ से। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? तो ये है किशोरावस्था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, किशोरावस्था हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था किशोरावस्था है? तो ये किलपैट्रिक। इसको भी याद करवा दूं आपको, बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखना, स्टार लगा लेना मेरे भाई। बहुत बार एग्जाम में आता है कि ये किसने कहा था जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक है। तो ट्रिक दिमाग में बैठा लेना, किल मीन्स होता है मरना, और किल मीन्स अगर मरना होता है तो वो उसके लिए कठिन काल होगा या नहीं होगा? तो किलपैट्रिक साहब ने कहा था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, जबकि हॉरलॉक ने कहा था कि शैशवावस्था सबसे जीवन का खतरनाक काल होता है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अब बात आती है 4 क्वेश्चन के अलावा 5वां, गर्भावस्था में बच्चे का विकास स्टार्ट होता था। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चे का सर्वाधिक मानसिक विकास होता है जिसमें 90% हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। शैशवावस्था में क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। बाल्यावस्था में ये विकास रुक जाता है, कम होता है, धीमे धीमे होता है। 8वां क्वेश्चन, किशोरावस्था में पूर्ण विकास हो जाता है, 100% हो जाता है। इसी को हम कहते हैं परिपक्वता की एज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है कि बाल्यावस्था को गंदी अवस्था, टोली निर्माण की अवस्था, ठीक है, सारी चीजें अवस्था इसमें कहते हैं जिसकी एज होती है 5 से 12। किशोरावस्था को गोल्डन एज कहते हैं, 13 से 18 कहते हैं। ये चीजें याद रखना है। शैशवावस्था के बारे में कहा था सिगमंड फ्राइड ने, कहा था कि भैया कि कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे स्टार्टिंग के 4 से 5 साल में ही सब कुछ बन जाते हैं? तो राइट आंसर जाएगा जो सिगमंड फ्राइड ने कहा था। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? हाँ जी, सही से लगाइएगा, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे। मेरे को मनोविज्ञान और मेरे को जीएस का बहुत अच्छा नॉलेज है, इसलिए मेरे को जितना आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है साहब, क्या याद रखना है बताइएगा। अच्छा, आप ये बताओ सबसे पहले कि दांत कितने होते हैं आपके मुंह में दांत कितने होते हैं? हाँ जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, कनेक्शन सही है। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या, जो मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, 20 होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मनुष्य के दांतों की संख्या, जो एक मैन होता है, मैन के दांतों की संख्या होती है 32 होती है।
शेर के दांतों की संख्या होती है 30, यानी आप शेर से ज़्यादा बड़े होते हो लेकिन फिर भी शेर से डरपोक होते हो। शेर के 30 होती है। बाघ के भी 30 होती है, चीता के भी 30 होती है। बाघ टाइगर होता है, चीता चीता अलग होता है। चिंपैंजी और आप में समानता है, इसलिए चिंपैंजी की बात अगर करें तो चिंपैंजी में 32 होती है और मैन में भी 32 होती है। वैसे ही आप देखते हो अपने को, हम भी चिंपैंजी की तरह लगते हैं, आप भी चिंपैंजी की तरह लगते हो, है ना। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, है ना, चाहे जितना पाउडर लगा लो। कुत्ता की बात करें तो कुत्ता होते हैं 42 की बात होती है। हाथी की बात करें तो हाथी इतना भारी होता है फिर भी 26 दांत होते हैं। और चूहा की अगर बात करें तो चूहा होते हैं भैया 12 दांत रखता है, ठीक है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 45। दांत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम आपको और भी बता सकते हैं दांत के बारे में। अक्कल दाढ़ जो निकलती है, अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं, तो भैया वो कितने साल में निकलती है पता है आपको? हाँ जी, प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं, 2 कृंतक, इनको इंसीजर्स कहते हैं, ठीक है, इंसीजर्स कहते हैं, 2 कृंतक होते हैं। तब तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइएगा। और एक रत्नक होता है जिसको कैनाइन कहते हैं। 2 अग्रचवर्णक होते हैं जिनको प्रीमोलर कहते हैं। 3 चवर्णक होते हैं जिनको मोलर कहते हैं। मनुष्य के दांत कितनी बार निकलते हैं, क्वेश्चन में आए तो 2 बार निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, जो क्वेश्चन में आया था। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि शैशवावस्था में कितनी बार, मतलब पूरे जीवन काल में कितनी बार दांत निकलते हैं, 2 निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर ये ना होता अगर आपसे पूछे कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत ही अस्थायी दांत कहलाते हैं, तो 20 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो वो दांतों का इनेमल होता है, ठीक है, कठोर भाग होता है। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। अब क्या बताएं आपको, चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 6 से 8 पाउंड होता है, ये अच्छी तरीके से याद रखना। जन्म का समय। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम होता है टोटल, ठीक है। एग्जैक्ट की बात करें 1350 होता है, जबकि किताबों में आपको मिल जाएगा 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का, हेड की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें, जन्म के समय 6 से 8 पाउंड होता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार, मैंने आपको 1400 बताया है, 1350 ग्राम, लेकिन बच्चे का कितना होता है? 350 से 450 ग्राम होता है, ये भी याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 46। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारण क्या होते हैं? आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारण क्या होते हैं? बहुत बढ़िया। जी हाँ, तो साहब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46, आनुवंशिकता के वास्तविक, आनुवंशिकता होती है हेरिडिटी, जो आप अपने पूर्वजों से लेकर आते हो। कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरिन या फिर कोश शरीर, क्या निर्धारण होता है? तो आपको पता है कुछ? क्या आपको पता है कुछ? अरे ये तो आपका प्यार है, सौम्या सिंह कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस इतना आपका प्यार और सपोर्ट है जिससे क्वेश्चन की व्याख्या अपने आप आगे निकलती चली जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्या सर इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे कह रहे हैं सर गुणसूत्र हो जाएगा। क्या सर कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं सर 46 का जो आंसर है वो गुणसूत्र हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कि गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो 23 जोड़े में होते हैं। मनुष्य के टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है, 46 होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा आपका 2 के साथ चला जाएगा। अच्छा, कोशिका, आप जानते हो कोशिका सेल होती है। अच्छा, सेल की खोज किसने करी थी? नीचे आप कमेंट करिएगा, तब तक हम दूसरी तरफ चलते हैं। जी हाँ, मेंडल के बारे में, गुणसूत्र के बारे में निर्धारण होता है। आप सभी जानते हो मेंडल ने पौधे पर निर्माण किया था, जिसमें मटर के पौधे पर प्रयोग करा था। बालक के विकास में महत्व क्या है? फोर्टी 47 की बात अगर करें, सभी का मैं नाम ले लूंगा, अभी टेंशन मत लेना। अनुपम शुक्ला, जीतू, विनोद, मानवी, प्रियंका, अंकिता। हाँ, तो 47 में वंशानुक्रम और गुण वातावरण होता है, जो व्यक्तित्व कहलाता है। लेकिन विकास की बात करें तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सृजनशील बालकों के लक्षण क्या हैं? सृजनशील बालकों के लक्षण क्या हैं? रॉबर्ट हुक, बच्चे कह रहे हैं रॉबर्ट हुक। वीरेंद्र कुशवाहा, स्वागत है आपका। प्राची, मनीष सिंह, कल्पना सिंह, बहुत बढ़िया। रॉबर्ट हुक बिल्कुल। हरि गोविंद प्रजापति। रिया जसवंत राजपूत, अरुण कुमार, दुर्गा साहू, जूही, रवीना, सिंधुजा, श्वेतांक, धीरज, शिवानी, योगेंद्र, हेमराज, निगेटिव, एंड तरन्नुम, सोनम, जितेंद्र, डॉली, राहुल, जोया, एसपी, बहुत बड़े, अवधेश, दक्षिता।
तो सर यहाँ पर बात करते हैं सृजनशील बालकों का लक्षण क्या है। उनमें जिज्ञासा अगर नहीं होती, अभाव नेगेटिव आंसर है, गतिशील चिंतन का अभाव नेगेटिव है, अनियमितता नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर उनको एक क्रिटिकल काम नहीं दिया जाएगा तो वो ऊब जाएंगे। जिज्ञासा होती है कि आखिर ये हुआ कैसे, उनमें क्या होती है, एक जानने की इच्छा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है जो सृजनशील बालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 49 गाइस इंपॉर्टेंट है। आज गर्मी है क्या, आज गर्मी है क्या बताएंगे फटाफट, पढ़ाते समय बड़ा दिक्कत होती है। सर फरुखाबाद का नाम क्यों नहीं लिया, बिल्कुल रूबी प्रदीप, रूबी प्रदीप आपका 2 बार नाम ले लिया। योगेश मीना आप भी हैं, सभी यार परिवार है। मुश्ताक, रितेश सेन। क्रोध संवेग, देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे पूछे कि जो है आश्चर्य क्या होता है, आश्चर्य का क्या होता है प्रवृत्ति, तो आश्चर्य की अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो वो होती है जिज्ञासा। क्या सर, जिज्ञासा। अगर आपको कोई चीज़ देख के एकदम से आश्चर्य होता है तो आप जानने की इच्छा करोगे कि आखिर ये हुआ कैसे। ऐसे ही क्या होता है, क्रोध होता है तो आपके अंदर क्या आता है, युत्सा आती है। जब अलंकार भी पढ़ते हो तो आप कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हो। ऐसे ही संवेग होता है, संवेगात्मक सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था, जिसमें बताया था कि 14 मूल प्रवृत्तियां किससे किसके किसके कारण से संवेग से जुड़ी हुई हैं। आश्चर्य का जिज्ञासा जुड़ा हुआ है, काम से कामुकता का जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें भय का पलायन से जुड़ा हुआ है, क्रोध का संवेग युत्सा से जुड़ा हुआ है, तो ये चीजें आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी रितेश, टेक्निकल दीपक शेंडी, शैबा बहुत बढ़िया, विजय, बंटी, शशि, श्याम, हेमा, राजकमल, राघव, संयोगिता, राहुल, रामपाल, फरुखाबाद, संजय खैरीवाल। सर आपका फ़ैन हो गया, बिल्कुल मैं तो आपका बहुत पहले से फ़ैन हूँ, आप तो अभी हमारे फ़ैन हुए हैं यार, इतना डिफरेंस क्यों है। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन है दोस्तों आपका हॉरलॉक महोदय का है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ने आंसर दिया है। किसने आंसर दिया है सही, आस्था द्विवेदी ने आंसर सही दिया है। इसके साथ ही साथ गौरव शर्मा ने भी आंसर सही दिया है, साथ ही साथ दिया है प्रतिभा बुना आंसर सही दिया है। बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है, बेहतरीन। तो अभी अगर बात करें गाइस यहाँ पर, क्या सर जी, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हॉरलॉक महोदय ने कहा था कि जो भी बच्चा होता है स्टार्टिंग में, क्या होता है, स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है शैशवावस्था में, इन्होंने बताया था कि जो शैशवावस्था होती है वो जीवन की सबसे खतरनाक काल होता है। खतरनाक का काल मतलब होता है कि खतरनाक काल होता है, ये शैशवावस्था को हॉरलॉक ने कहा था। स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो जीवन का सबसे तनाव वाला अवस्था होता है, क्रोध वाला अवस्था होता है, वो होता है किशोरावस्था, ठीक है। स्टैनले हॉल ने कहा था। जो क्लार्क हल की बात होती है, इनका पूरा नाम है CL हल, यानी क्लार्क हल है। इन्होंने आपके पुनर्वलन की व्याख्या करी थी, पुनर्वलन का जनक किया कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फिलहाल डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, डी के साथ चला जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूँ स्टार्टिंग के, कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, स्टार्टिंग के ले लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने कल आपसे करवाए थे, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ से ले लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस, मैं यहाँ से ले लेता हूँ और 5 से 7 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, बहुत तेजी से। जैसे अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है, तो अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन या बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। क्या होगा, तो सिंपल सी बात अगर दोस्तों देखी जाए तो शिक्षण का जो सिंपल सी बात है, जो सीखता है बच्चा, जो बच्चा सीखता है वो कहीं ना कहीं किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा बताएंगे फटाफट। तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं 2 के साथ जाएगा। बिल्कुल, व्यवहार में चेंजमेंट होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, जल्दी से बताएंगे फटाफट, जल्दी से बताएंगे कि कौन सा लक्षण नहीं होगा किशोरावस्था की बात करें
तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, तो सी हो जाएगा। व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है, अस्थिरता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ विधि चली जाएगी ऑप्शन नंबर ए के साथ, आत्मनिरीक्षण विधि नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाता है? पलायन, भय। अगर भय लगेगा तो आप पलायन कर जाओगे, क्रोध होगा तो युद्ध कर जाओगे, आश्चर्य होगा तो संवेदना, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आश्चर्य का होता है जिज्ञासा के साथ, घृणा होगी तो अगर कोई भी चीज से घृणा हो जाएगी तो वो अप्रिय लगने लगेगा। तो फिलहाल अभी एक क्वेश्चन आपको देते हैं कल के लिए, तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए और वीडियो को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बालक के विकास को ज्ञान प्राप्त कराने में, स्वभाव को जानने में, चरित्र का निर्माण कराने में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो दोस्तों सिंपल। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें